एंटी फ्रेजाइल मतलब क्षणभंगुरता का ना होना। ये ऐसी पर्सनैलिटी होती हैं जो आप नई दुनिया के हिसाब से सीखना है। एआई आया है यार, इट्स अ गोल्डन चांस, ये सुनहरा अवसर है। ये वही है आपदा को अवसर में बदल देना मित्रों। ये मोदी जी जो बोलते हैं ये यहीं से सीखे होंगे। ये नसीम तैलब हैं, मैं दिखा दूंगा, इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी किताब है ये, है ना, वो बता दूंगा। तो ये बनना है। इसका मतलब ये होता है कि अब हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, आपसे निबंध आएगा तो हल यही बताना, हल एंटी फ्रेजाइल को ही बताना, क्षण भंगुरता विहीनता को बताना कि वो वाले खरपतवार नहीं बनेंगे जो मौसम बदलने पे गिर जाए। हम वो बरगद है बेटा जाम हो जाएंगे या जैसे मतलब, हाँ, सह लेंगे वातावरण, क्योंकि ये दौर बदलता जाएगा, टेक्नोलॉजी चेंज करती चली जाती है। तो इसके लिए क्या है, जब हम इन क्लासेस को बहुत ध्यान से देखते हैं तब हम देखते हैं कि ये कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं इसमें। वो जो गुस्से में भरा हुआ है उसको जॉब नहीं मिली, नहीं मिली। आप उस बच्चे से बात करिए, आप करिए, अब आप नहीं कारण है उसके दुख का, लेकिन वो गाली आप ही को देगा विश्वास कर लो, जब आप करते हो। और देखो सबसे ज्यादा इस मार्केट में गाली कौन खाता है फ्रंट फेस पे? मैं, आई एम द सिंगल वन। वो तो मतलब उसका रीजन ये है कि मैं इंक्वायरी डेस्क पे बैठा रहता हूँ, हाँ बताओ, और एकदम वो फ्रस्ट्रेट टाइप बैठा होता है, क्या बताऊँ तुमको मुझको मैं सोचा तो पढ़ाई पूछोगे, और वो फिर किसी बात पे गुस्सा है, पापा ने कुछ बोला होगा, अम्मी ने कुछ बोल दिया होगा, माता जी ने कुछ, तो किसी को नहीं मिला तो हम ही को गाली वाली दे के निकल गया, फिर झाड़ गया। फिर देखा बाहर निकला, लोग बताए अरे वो तो ठीक आदमी है, उसको करिए, हाँ, फिर मुंह पे बोले तो ये जो समस्या है ये मेरी पर्सनैलिटी में भी थी, वो हम सब की पर्सनैलिटी में होती है। और जब हम इस चीज को आगे लेकर के आते हैं तब हम यहाँ एब्जॉर्व कैसे होंगे, यहाँ एब्जॉर्व कैसे होंगे? अब दो तरीके हैं बेटा, या तो तुम ये ऑप्शन बना दो कि तुम यहां पूरा सिस्टम ऐसा बनाओ जिसमें सब बच्चों को एक जैसा एनवायरनमेंट दे दो। ऐसी एक डिजाइन बनाओ जिसमें सब एक जैसी शिक्षा ले लें, एक जैसे हेल्थ हो, फैमिली वैमिली हटा दो, परिवार में, क्योंकि माँ बाप एक ही रहेंगे तो फिर कम पढ़ा लिखा माँ बाप है तो वो कम सिखा देगा, और ज़्यादा पढ़ा लिखा लौंडे को ज़्यादा सिखा देगा, तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो माँ बाप पैदा करके किनारे हो जाए, बच्चे एक कम्युनिटी सेंटर में पलेंगे। यू कैन डिज़ाइन इट एक ऐसी कल्पना हो सकती है। तब यहाँ से कोई फ्रस्ट्रेटेड आएगा? नहीं आएगा। गुस्से में आएगा? नहीं आएगा। और जब ये नहीं आएगा तो फिर इसको क्या करो, यहां पे भी जो कुछ भी बनेगा वो उसी मॉडल पे बना दो, सब सहमति आधार पे बना दो कि क्या टेक्नोलॉजी हम लाएंगे, कौन कौन सा काम करेंगे, लोग अपने अपने कामों में आकर के इस हिसाब से नौकरियों को ज्वाइन करते रहें। ठीक, तो ऐसे में इसकी जरूरत पड़ेगी। जब दोनों में कन्फ्लिक्ट ही नहीं है, संघर्ष ही नहीं है सोशल फोर्सेस और इकोनॉमिक फोर्सेस में, तो यहाँ राज्य की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या खत्म हुआ? फैमिली खत्म हुई। जो जो माहौल खराब कर रहा था, धर्म अलग अलग सिखा रहा तो धर्म खत्म करो, किताब एक ही होगी, ऐसा कर दो। ये वाली जो दुनिया है ना, इसको हम कम्युनिज्म बोलते हैं। ये कार्ल मार्क्स ने देखी थी, साम्यवाद। ये वाली दुनिया जिसने देखी थी उसका नाम था कार्ल मार्क्स। ठीक, ये आवाज यहीं से आती कहीं और से? अच्छा, ये देखो, ये वही है, लगातार हॉर्न बजा रहा। ये जाम में खड़े होके जो लगातार हॉर्न बजाते हैं ना उनको लगता है कि उनके हॉर्न से पूरा जाम उड़ जाएगा और वो निकल जाएंगे हाँ, ये समझ में आया, ये मार्क्सिज्म है, साम्यवाद हो गया।
अब इसके लिए पूरी दुनिया जुड़ी हो, नहीं अगर ये अधूरा एक देश में आएगा तो सेल्फ सफिशिएंसी या अटॉर्की, हाँ ये तो पॉसिबल नहीं है, आत्मनिर्भरता। तो इसलिए जब मार्क्सिज्म बढ़ेगा तो पूरी दुनिया को लाएगा कि सारी दुनिया में कोई सरकार नहीं होगी, पूरी दुनिया एक हो जाएगी। साम्यवाद की अवधारणाएं ऐसी चलेंगी। अब समझ में आ रहा है, कम्युनिस्ट पार्टीज जो होती हैं वो इस तरह की बात करती हैं। लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल है, ये एक बड़ा डिबेट था। तो जब यूएसएसआर लड़ रहा था तो इसी तरह की पॉलिसीज के साथ लड़ रहा था। और जब हम ये आज की है असली, इसको देखो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड, जैसे ये आया ना तो दिमाग में खिंचाव आया कुछ, इसे ध्यान से देखो। और जैसे ये वाला फिगर आया तो थोड़ा खूबसूरती शांति से आई। लेकिन बेटा ये खूबसूरती ना यूटोपियन है असल में दिक्कत ये है कि यार पहले तुम सारे स्कूल वो बनाओ, तो स्कूल बनाओगे कैसे? तो स्कूल भाई जब पैसा राज्य के पास आएगा, अब जैसे सारे स्कूल स्मार्ट बन रहे हैं, या इस समय सारे बच्चे मोबाइल से सीख रहे हैं, ये जो बच्चे 5, 8, 10 साल के हैं वो सब एक जैसे हैं, उनमें अंतर नहीं है, उनमें बहुत बच्चों में अंतर नहीं है। लेकिन उसमें भी बहुत लोअर क्लास में जाओगे तो वो भी दिक्कत हो रही है। तो हमारे पास कोई ऐसा हल नहीं है। हल क्या है? वक्त है। आप कह सकते हो कि आने वाली दुनिया में एक दुनिया ऐसी होगी जो ज़्यादा बेहतर होगी, लेकिन ठीक हर व्यक्ति को मिलेगा उसकी ज़रूरत के हिसाब से और उसकी मेहनत के हिसाब से। दोनों चीज़ें जोड़ेंगे नहीं, इसमें इस व्यवस्था में भी तो कुछ लोग हम काम नहीं करेंगे तो कार्ल मार्क्स भी नहीं कह सकते हैं कि भाई मेहनत के हिसाब से नहीं दूंगा, नहीं उनको भी देना पड़ेगा, लेकिन वो ज़रूरत और मेहनत दोनों को मिला रहे होंगे। ठीक। अब हमारे सामने जो ये वाली प्रॉब्लम है, आप कह सकते हो कि आने वाली दुनिया ठीक से होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ लोगों के पास ज़्यादा आता है जो आज की दुनिया है, कुछ के पास कम आया, कुछ के पास एकदम कम आया। स्कूल खराब होगी, उसने कोशिश की होगी, या उसकी आदतें खराब होंगी, तो ये कॉम्प्लिकेशंस है, वो कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स होंगे, बहुत सारे मिल करके बनेंगे, है ना। तो अब इसमें आप सोशियोलॉजी के एनालिसिस आ जाते हैं, बाकी सारे विश्लेषण आ जाते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा होता है। उस इंसान ने चोरी क्यों की, वो मोबाइल पर्स लेके क्यों छीन के भागा, तो उसके माँ बाप के संस्कार क्या थे, उसने क्या सीखा, या वो इंस्टा रील देख देख करके वो झूठ बोलता चला गया, एक झूठी तस्वीर बना रखी है, उसको वो पैसे चाहिए, वो वाली टी शर्ट, वो कपड़ा चाहिए, पब जाना है, घूमना है, उन चीज़ों के लिए पैसे चाहिए। तो जब आप उन सब चीज़ों को मिलाओगे तब आपको मिलेगा। लेकिन बेटा जैसे ना ये आदमी 10 घंटे मेहनत करने लगता है तो ये अलग हो जाता है, इंडिविजुअल बनना शुरू हो जाता है। अब इस व्यवस्था का बेस्ट पॉसिबल हमारे पास क्या हो सकता है, यही कुल मिला के इकोनॉमिक्स की या सारी थेरीज के सारी जो मौके हैं उसको जानने का वो तरीका होता है। मतलब संभावित, पॉसिबल बेस्ट। अगर इसमें इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है तो भी खतरा पैदा हो जाएगा, असमानता बहुत ज़्यादा है तो भी खतरा पैदा हो जाएगा, गरीबी मतलब बहुत ज़्यादा है, अमीरी बहुत ज़्यादा है तो भी खतरा पैदा हो जाएगा, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है तो भी खतरा पैदा हो जाएगा। तो इस व्यवस्था को कैसे संभावित रूप से सबसे ठीक बनाया जा सकता है, ये वास्तव में क्या है, यही समझना इकोनॉमिक्स का काम है। ठीक। ये खूबसूरत दुनिया हो सकती है, पता नहीं कब होगी, लेकिन जो रियल वर्ल्ड है उसमें हमको ये समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है हमको? ठीक है। अब हम जब इस दुनिया को बनाना शुरू करते हैं, इकोनॉमिक्स वाले को बनाना शुरू करते हैं यहाँ पे, तो इसीलिए ना मुझको जो गरीब आदमी ना जैसे लिटरेचर वगैरह पढ़ता है, मैं तुमको सच बताऊं मुझको गुस्सा आती है।
यार एक तो वैसे ही दर्द जिंदगी में भरा हुआ है, उसी में और चीमड़ छाप चार कविता पढ़ के। और ये पोएट्री वोएट्री जो लिखे लोग हैं ना यहाँ पे, ये सब बहुत गरीब लोगों ने लिखी कविताएं। जैसे अमीरों के उपन्यास अलग होते हैं यार। अरे यार अमीर आदमी पब में जाके नाच रहा है यार, ये तो गरीब आदमी हो तो। हाँ, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, ऊपर जल था नीचे हिम था, एक सघनता एक तरल एक तत्व की थी प्रधानता, कहूं इसे जड़या चेतन। जब प्रसाद ने इसको लिखा, 3 बार घूम गए। और ऊपर से यार ये डिस्गस्टिंग है यार, फेंको उठा के इस कचरे को जिंदगी से। ये जब अमीर हो जाएगा तब पढ़ा जाएगा। इतनी गरीबी में यार ये सब अलग से, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है ना, वो इधर एक गरीब बैठा है, एक इधर गरीब बैठा है, इनको कविता सुनाए, इनको कविता सुनाए, हो गया काम खत्म। एक सूडो इंटेलेक्चुअल पैदा होता है, छद्म बौद्धिक लोग पैदा होते हैं, ये आपस में उपन्यास कविता कहानी एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। और व्हाट्सएप में मैंने चांद देखा, चांद की रोशनी में मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, मुझे महसूस हुआ कि वो शीतलता तुम्हारी आंखों से आ रही थी, तुम्हारी निगाहों की है। तब तक अम्मा बोली भाग यहां से, कहाँ बेटा तो ये जो डपोर संखी चल रही है बेटा, बेहूदगी, ये तुमको इस चिरकुट सब्जेक्ट ने पढ़ाया है, तुम बात समझना है इसको। ये हम इसको, ये जिंदगी तबाह नहीं करनी है, ये गरीब आदमियों की अपनी एक संस्कृति बन गई है। एक दूसरे को ऊट पटांग शेरो शायरी भेजना, एक दूसरे को कविता लिखना, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में तुम हो, तुम आब हो। आप माने जानते हो? हाँ, पानी तो और तुम्हारे चेहरे पे नकाब है तो आगे ख्वाब हो, आब हो और नकाब हो तो बन गया गुरुच। अबे इसको रोको चलो आओ, नहीं मैं भी मतलब इधर उधर जाऊंगा। सो ये वाला जो कल्चर है, ये बेटा हमको वेलफेयर के लिए नारा लगाने के लिए करता है। हम बार बार आरोप लगाते रहते हैं, हमको सरकार ने ये नहीं दिया, सरकार ने वो नहीं किया, ये नहीं दिया। ये हम वर्क फेयर पे नहीं आते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि गवर्नमेंट या मुल्क इंक्लूसिव ग्रोथ इधर से हो सकता है। ये हमको समझ में आ गई है बात। नौकरियां आएंगी, कैसे होगा, रोजगार बढ़ना चाहिए, जीडीपी एब्जॉर्प्शन स्ट्रक्चरल चेंज होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब इसके लिए पॉसिबल क्या चीज़ें हैं, इसके लिए संभावित नीतियां क्या हो। हम यहाँ पे बहुत सारी इकोनॉमिक्स लेके चलते हैं, ठीक। जैसे हमने क्लासिकल इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ोगे, है ना, न्यू क्लासिकल, नियो क्लासिकल, ऐसे नाम सुनेंगे। सोशलिज्म मतलब, है ना, दुनिया भर का। ये जब क्लासिकल, न्यू क्लासिकल इस तरह के नाम आते हैं, तो ये इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों को बताते हैं। टेंशन मत लो, अभी सब क्लियर हो जाएगा। और इधर जब ये पॉलिटी में इसको बनाने के लिए यहाँ नेता पैदा होता है, तब हम इसको लिबरलिज्म, लिबर्टेरियनिज्म, नियो लिबरलिज्म, ये सब बोलते हैं। नौ उदारवाद, उदारवाद, ये नेताजी लोगों का है। और ये वाली जो पॉलिसियां होती हैं वो यहाँ पे होती हैं। तो इसमें से कोई एक को मैच कर रहा होगा। जैसे न्यू क्लासिकल पढ़ रहे होगा, हो सकता है न्यू लिबरलिज्म इसको सपोर्ट कर रहा होगा। तो ये दोनों शब्द एक साथ ही यूज में आ जाते हैं, है ना। नहीं ये टर्म मिलेंगे और परेशान हो गए कि ये क्या है, इधर कौन सा था। तो ये उनके शब्द हैं और कुछ इनके शब्द हैं, हमको दोनों को मैच कराना काम हमारा होता है। अच्छा, तो अगर ये अर्थव्यवस्था कह रही है कि उन लोगों को सपोर्ट कर दो, जैसे यहाँ पे किसी ने कहा इकोनॉमी में कि भाई उन लोगों को सपोर्ट करो जो बेहतर काम कर सकते हैं, आपने कहा लेजस फेयर करो, आपने कहा कुछ ऐसा करो, तो हमने बोल लिया कि भाई लिबरलिज्म है उधर, वो जॉन लॉक उधर हो जाएंगे, एडम स्मिथ यहाँ हो जाएंगे। एडम स्मिथ को यहाँ रख लोगे और जॉन लॉक को यहाँ रख लोगे, ठीक। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो मैं अभी दिखा रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं।
जैसे अभी आपको जो नोट्स अभी वहाँ मिला हुआ है उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे ये मेंशन है, भारतीय मॉडल में इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास, ये लिखा था। तो वो 4 शब्द वहाँ पे लिखे हुए थे, ठीक। अब इसमें आप देखोगे क्लासिकल, नियो क्लासिकल, नियो लिबरल, ठीक। इकोनॉमिक थ्योरी, पॉलिटिकल फिलॉसफी, ठीक, क्योंकि उसमें वो शब्द लिखा होगा यहाँ पे, है ना, नियो क्लासिकल ग्रोथ डायनेमिक्स, ये वाला ऐसा। तो वो शब्दों में कोई टेंशन नहीं आनी चाहिए, मतलब बस ये ध्यान में रखना है कि वर्क फेयर की बात होगी, अब दैट्स इट। मतलब जो मेहनत कश हैं उनके लिए ध्यान दिया जा रहा है। रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी वहीं तक है, जो बहुत गरीब कमजोर है, जो कुछ नहीं कर सकता, उसको पुश करने के लिए है। और नीतियां इधर से आप भी बनाओगे, आप भी पॉलिसी बनाओगे, तो आप खुद भी कहोगे, या इस वाले फिगर में ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा हमको, कि आप जो भी नीति बनाओगे आप कहोगे कि यार यहाँ पे इसको थोड़ा सा कितना दें, किसको दें, कैसे दें, ये सवाल आएगा। ये सवाल आएगा आप जब टैक्स लोगे। तो आप इसमें क्या करते हो, फिर आप जैसे पहले आप पीडीएस चला रहे थे, फिर आपने टीपीडीएस कर दिया, टारगेटेड कर दिया उसको, ठीक, गरीब छांटने लगे। फिर आपने कहा नहीं, अति गरीब को देना है यार, तो आपने कहा इसको और छांटो, तो जनधन, आधार, मोबाइल लिंक कर दिया आपने, जैम बना दिया, खाते में पैसा दिया। तो वेलफेयर टारगेटेड होता जा रहा है, और छांटो और छांटो और फिल्टर करो। मतलब जो सच में परेशान हो उसको दो। बाकी जो भी एक बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन पा गया है, एक लेवल ऑफ चीज़ों को, क्योंकि होता क्या है रियल वर्ल्ड में, हमने ये समझा कि लोग जब काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तभी सीखते हैं। जैसे आपको पता लगेगा 1 महीने बाद पेपर है, तो आप अभी झक मार के पढ़ोगे। और कोई बोल दे कि सर मैं 3 साल बाद आईएएस बनना चाहता हूं, लेकिन मैं एक ही अटेम्प्ट में क्या खुद निपटना चाहते हो कि यूपीएससी को निपटाना चाहते हो? ये वाला जो जोन है। तो ये 3 साल का काम बनाओगे बेटा ना, तो फिर उसमें सिलेक्शन नहीं होता। ये जो कोचिंगें 3 3 साल का कोर्स चलाती हैं ना, ये निपटा देंगी आपको, इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। कि 5 से 6 महीने के बाद वो कहीं पहले लाइब्रेरी बैठा मिलेगा और वहां डिस्कस कर रहा होगा, वही तुम ख्वाब हो और मैं आप हूं। ये मेरा तुम्हारा मिलना एक सिलसिला है, और भरोसा रखो ये आने वाली दुनिया का दलदला है। ये तो ये काम कर, फिर उसके बाद ये कुछ दिन बाद जब पैसे लाइब्रेरी चाय की दुकान पे मिलेगा, फिर कुछ देर बाद अपने घर पे चाय बना रहा होगा बर्तन घिस करके। तो ये उसका एक गड़बड़ हो जाता है। रिजल्ट ना बेटा बिना प्रेशर के आता वाता नहीं है, नहीं होता है। और ये आप खुद को बहुत ध्यान से देखोगे तो हम सब कॉन्टिन्यूटी ही हमारी प्रॉब्लम है, कंसिस्टेंसी। एक दिन पढ़ पाना, फिर ना पढ़ पाना, फिर उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना, इधर उधर हो जाना, ये बहुत मुश्किल काम है यार, ये बहुत मुश्किल काम भाई। ये कहना बस आसान है। ये 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 है ये 3 साल, रोज 4, पीछे की सब चीज़ों को हटाते हैं, रोज 4 घंटे सुबह पढ़ेंगे, 1 घंटे आराम करेंगे, शाम को 2 घंटे करेंगे, बात सिर्फ 2 घंटे करेंगे फोन पे, सब तय हो गया। ये मार्क्सवाद है बेटा, ये तुम साम्यवाद की बात कर रहे हो। ये अगले 3 साल में जो तुम्हारा ख्वाब है ना, और तुम्हें मिलेगा क्या? ये और इसमें भी यहाँ कहीं पसीना निकल आएगा। ज्यादा गड़बड़ की है तो आपसे बोल देंगे आपका चयन कर लिया गया है, किसमें? यूबीआई। अब आपको भी मिला करेगा। ठीक, तो ये नहीं लेना है, इसकी ओर नहीं बढ़ना है, ठीक। अब हमें ये समझना है कि व्हाट आर द पॉसिबल बेस्ट।
हाँ सही तो है ही है। किसको? ये कह रहे हैं कि वेलफेयर स्टेट में गरीब को पैसे दे रहे हैं, गरीब को और आदत पड़ जाएगी, तो फिर गरीब वोट नहीं, किस तो वोट ही नहीं देगा, पैसा नहीं दोगे तो। कुल मिला के काम हो गया है, चलो अब रहने दो। मैं समझ गया। देखो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको कोई हल बता सकूं। आई एम नॉट द अल्टीमेट पॉलिटिशियन, अल्टीमेट, हाँ मतलब डिजाइनर ऑफ दिस यूनिवर्स। अगर आप मन में ये सवाल उठ गए तो मेरा काम हो गया, अब आप जेमिनी पे काम कर लोगे। अगर आपको लग रहा है ये कितना सही है, ये कितना सही है, ये सही है कि नहीं सही है, नो उदारवाद में क्यों ऐसा कह रहे हैं, उदारवाद में क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, बेटा मेरी टीचिंग हो गई, बस यहीं तक था मैं। इसके बाद सारा काम एआई करेगा, जेमिनी और चैट जीपीटी करेगा। अब वो आप खोजो उसका उत्तर, खोजो को खोजो। तो ये जो, अब आप समझ रहे हो टीचर का मतलब क्या है आज के समय में। टीचर बस एक काम जो कर पाया, जो आपके मन में खूब सारे सवालों को एक साथ उठवा पाता है, वही मास्टर है। जैसे उसका कोई सलूशन ही नहीं है। जब आप देखोगे, हमने आपको बोला कि यूएसए में हार्वर्ड को लेके उन्होंने कहा कि भाई नहीं, कोई छात्रवृत्ति वगैरह नहीं, बंद करो उसको। वहीं आप भारत में आते हो तो खूब सारा सपोर्ट है वेलफेयर पे। ठीक, अभी आएगा। अभी जब हम इस तरह का सपोर्ट देते हैं और यहाँ कम होता है, मतलब यहाँ कंजम्पशन हमने यहाँ दिया, और बहुत सारे मुल्क कंजम्पशन फिर कहाँ से देंगे, खुद कम पैदा कर रहे हैं, खुद तो बेसिक इफिशिएंट भी नहीं है। जैसे लाओस अभी कंट्री केस है, तो ये फिर दूसरे देशों से कर्जा लेंगे। इसको किसने कर्जा दिया? चाइना ने। इतना पैसा इसको कर्जा दिया, तो अब ये चीन का गुलाम है, गुलाम मुस्तफ़ा, गुलाम है ये बेटा, गुलाम चाइना है ये बेटा, मुस्तफ़ा तो नहीं है। हाँ मुस्तफ़ा गुलाम तो सब हैं, गुलाम चाइना। और अभी आप, हम इन सब खबरों को देखेंगे, सब पढ़ना है हमको, लेकिन एक क्लास में नहीं हो पाएगा। अब यूपीएससी जो पूछेगी वो जाने। अब जैसे डाल दो डेप्थ क्राइसिस, अभी ये पढ़ना है हमको। यार इन डेप्थ हो गया। यहाँ न्यूज़ क्लिक कर दो, जैसे आप कर दोगे तो ये है, चाइना नाउ ओन्स अ कंट्री। 4 दिन पहले, अब चीन एक देश को ओन करता है। तो इंटरडिपेंडेंसी है, अंतर्निर्भरता है देशों में। और ये वाला जो चैनल है इधर का, ये 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 इतना आसान नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड, जो चाइना और लाओस के साथ हुआ, जो ग्रीस के देशों के हुआ, PIIGS कहते थे, पुर्तगाल, हाँ इटली, ग्रीस, ये जो कंट्रीज थे वो डेब्ट क्राइसिस में तबाह हो गए, उनकी हालत गंभीर हो गई। हु दे वर एक्चुअली, वो कौन थे, क्यों हुआ उनके साथ? जब हम इसको भी और एनालाइज करना शुरू करेंगे तब हमको समझ में आएगा। और इस सब का रिश्ता निकलेगा कहाँ से लास्ट में? लास्ट में इसी से निकलेगा कि ये नहीं आप उतना कर पा रहे हो जितना आप कंज्यूम कर रहे हो। और फिर आपका जो सवाल है कि कितना वेलफेयर, जब यूरोपियन यूनियन मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के साथ आता, देखो दिखाता हूं, क्योंकि अगर एक सरकार ने खूब दिया, खूब सारा, समझ रहे हो ना? हाँ मतलब ध्यान से देखो। अब जैसे यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन 27 मेंबर हैं, ये है फेडरेशन, ये है वर्ड, लीगल फ्रेमवर्क, इंटरनल सिंगल मार्केट, ये क्या बना रहे थे भाई साहब? वही अटॉर्की, बेस्ड लीगल फ्रेमवर्क एंड लेजिस्लेशन, ये है ट्रेड, एग्रीकल्चर, यूरो जोन, यूरो करेंसी, इकोनॉमिक, ये है इमर्जिंग, ये वाला था। व्हेन द, देखो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी केम इनटू द 1993, द वाज इनकॉर्पोरेटेड एज द इंटरनेशनल लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस ट्रीटी ऑफ लिस्बन, दिस एंड, इसमें यही बात कहेगी भाई साहब, बजट में इतना वेलफेयर मत करना कि तबाह हो जाओ।
क्यों? क्योंकि अगर आपने इस तरीके से इस मॉडल में पैसे खर्च किए, जब इस तरह के कोई भी संगठन बनेगा कि अगर आपने यहाँ पे ज़्यादा वेलफेयर कर दिया और आपके यहाँ कमज़ोर है, इकोनॉमी कमज़ोर है, मतलब ह्यूमन स्किल वीक है, पढ़ाई कम है, कार्य, इसका मतलब वर्कफोर्स कम है, वर्क फेयर आपने नहीं किया, तो आप रीपे कैसे करोगे यार? पैसे में नहीं होता ना, पैसे के बदले सामान मिलना चाहिए। जैसे आप हमको लोन दे दो 1 लाख रुपया, जब आप मेरे पास आओ तो मैं आपको वो वाली नोट दे दूं जो नोटबंदी के पहले थी तो लोगे वापस? एक के बदले दो नहीं लोगे? तो क्यों नहीं लिया आपने? क्योंकि आप उससे सामान नहीं परचेज कर सकते हो। पैसा इकोनॉमिक्स में मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, वो गुड्स और सर्विस पे काउंट होती है इकोनॉमिक्स, खैर बहुत छोटी चीज़ें हैं। तो यहाँ ये हमको समझना होता है कि ये नहीं गड़बड़ होना चाहिए। इसको गड़बड़ नहीं होने के लिए मतलब जब सरकारें बजट बनाएंगी तो वो उसको सही तरीके से करेंगी, सही तरीके से चलाएंगी, मतलब बैलेंस बजट बनाएंगी, मतलब बहुत ज़्यादा वेलफेयर पे खर्च नहीं करेंगी, खर्च जहाँ से करेंगी सड़क बिजली पानी बना देंगी, जिससे फ्यूचर में वर्क फेयर बढ़ सके, प्रोडक्शन बढ़ सके। आप है ना, तो इन मुल्कों ने ये नहीं किया, वो गड़बड़ हुआ। अभी भारत के साथ दिक्कत यही आई है, चुनाव के समय इतना सब खर्चा कर देते हैं और फिर एक दूसरे पे लड़ते हैं। जैसे कहते हैं कि मैं जो दे रहा हूँ, वेलफेयर क्या है? देखो, वेलफेयर और फ्री बीज दो शब्द लिख लिए इन्होंने, पता नहीं कौन लिखा है इसको। तो वेलफेयर में ये कहते हैं कि वेलफेयर वो सारा काम है जो तुमको इधर ले आएगा, शिक्षा दी है तो वेलफेयर है, कैपेबिलिटी दी है तो मतलब कुछ ऐसा जो इधर ला रहा है। और फ्री बीज मतलब ये कहते हैं जो दिया और तुम गांजा पी के पड़े हुए हो। तो ये यार दोनों में ना कोई अंतर वंतर समझ में नहीं आता। अब जैसे दिल्ली सरकार है, वो कहती है कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग द, है ना, हाँ, फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू द एंड फ्री एजुकेशन टू अवर सिटीजन, अवर द रेजिडेंट्स। सो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है कि नहीं, तो इनको बोलती है कि यू आर, है ना, डूइंग द फ्री बीज, एंड और खुद को कहती है कि वी आर डूइंग द वेलफेयर। तो 2000 खाते में दे दिए तो वो वेलफेयर हो गया बिजली छोड़ दी तो वो फ्री बीज हो गई। तो इसका कोई बहुत मतलब समझ में नहीं आता। अब इस पे वही डिबेट करने लगते हैं कि सर बिजली छोड़ी तो बिजली का पैसा उसने खाने पे खर्च किया तो खाने से वो ताकतवर बना, किताब लाया तो नन्नू पढ़ लिया। तो यार आप कहीं से कुछ भी विश्लेषण कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि हम टोटल स्केल में देखते हैं कि 2-4 साल चलने के बाद ओवरऑल कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन हुआ है, कितनी पॉवर्टी रिड्यूस हुई है और कितना सब कुछ हुआ। तो अभी जो भारत में जो गरीबी कम हुई है अभी पिछले 5-8 सालों में, वो रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के कारण कम हुई है। भारत में जो कमी आई है गरीबी में, वो रिडिस्ट्रीब्यूशन, मोदी सरकार ने सबके खाते में पैसा डाल दिया उठा करके, कहा गरीब कम हो गए। अरे गरीबी यहां से कम आनी थी ना भाई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुई है भाई। ये दोनों डेटा मैच होने चाहिए, नहीं, इट इज रिस्की फॉर दिस कंट्री, ये खतरा है। तो जो यहाँ पावर्टी रिडक्शन है वो मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन, पुनर्वितरण पॉलिसी नीतियों के कारण है, वो रिस्की हो सकता है। खैर, अब इसको थोड़ा सा हम और डीपर लेते हैं। अब हमको इसको ठीक से समझना है कि इसमें जब हम इस चीज़ को लिख रहे होंगे, इस एनालिसिस के लिख रहे होंगे, तो हम जैसे इस तरह के और कौन कौन से वर्ड रखेंगे, किस पे और सोचने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो इसका आंसर हमारे पास वो लिस्ट है। तो हम इसमें नंबर ऑफ थियरीज है हमारे पास, और नहीं तो हम यहाँ पे एक लिस्ट है, ये आपको चाहे तो यहीं से देख लेना, नहीं तो जेमिनी पे डाल देना, वो दे देगा। मैंने कुछ नहीं किया है, एआई से उठा के दे रहा हूँ, है ना, इतना टेंशन। हाँ, इसको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो लिंकअप कर रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ, है ना। ये टिपा गया, देखो, स्कार्सिटी
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सप्लाई एंड डिमांड, मार्जिनल इफिशियंसी, इंसेंटिव, ट्रेड ऑफ, मार्केट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, कंपेरेटिव एडवांटेज, बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सटर्नलिटीज, पब्लिक गुड्स, मार्केट फेल्योर। ये 20 शब्द हो गए हमारे पास। दुर्लभता, अवसर लागत, आपूर्ति और मांग, सीमांत विश्लेषण, दक्षता, प्रोत्साहन, ट्रेड ऑफ, नहीं ये व्यापार गलत लिखा है, व्यापार की शर्तें होना चाहिए यहाँ पे, ठीक, मतलब एक चीज दे के दूसरे की कितनी मिलती है, इस तरह से होता है ये व्यापार की। सरकारी हस्तक्षेप, आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, जीडीपी, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, तुलनात्मक लाभ, व्यापार संतुलन, वाह्यताएं, सार्वजनिक व्यापार, व्यापार विफलता, इसमें और शब्द आ सकते हैं। ठीक, हमारा मकसद ये होगा कि जब हम इसका विश्लेषण करेंगे तो हम सारे डायमेंशन को सोचने की कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि ये 3-4 डायमेंशन यहाँ पे सब हो रहा है। अब इसमें कौन सी थियरी कहाँ पे हम लगा सकते हैं, ठीक, कैसे कौन कौन सा एरिया हम लगा सकते हैं। डिमांड सप्लाई, ये तो यहाँ से शुरू हो जाता है, हाँ, तो आप लगा सकते हो। पब्लिक चॉइस थियरी होती है कि आदमी, या सॉरी रेशनल चॉइस होती है, तो आदमी छांट रहा होता है कुछ जाके खरीदना, लेकिन दिमाग, पैसा 100 रुपया है, तो रेशनल चॉइस में भी तो पैसा नहीं है, तो कितना भी रेशनल हो कोई मतलब है क्या, तो वो वहाँ से सब बाधा पैदा होने लगती है ना। अब बिहेवियर इकोनॉमिक्स पूरे पे चलती है। एक गेम थियरी होती है, जैसे हम नंबर ऑफ थियरीज देखेंगे, गेम थियरी भी पूरे पे चलती है, तीनों स्पेक्ट्रम पे चलती है। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, मतलब जैसे एक नैश इक्विलिब्रियम होता है, तो उसमें कुल मिला के बस दो लोग एक दूसरे को इतने इतना पीटो ना, लड़ लड़ के, कि अब कुल मिला के ये तय हो जाए कि तुम कुछ भी चलो उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अब वो भी कुछ चलेगा तुम पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो अब बैठे रहो। तो जैसे एक देश दूसरे देश से जब कूटनीति करता है तो भी गेम थियरी लगाता है ना। तो गेम मतलब जैसे शतरंज का गेम, कि सामने वाले की संभावित चालों को समझ करके अपनी चाल चलना, बस ये। तो ये आईआर में भी होता है, ये जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो भी होता है, ये जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक कंपनी अपने सामान को बेचती है तो भी करती है, कि ये क्या कर सकता है, ये कैसा ऐड बना सकता है, ये क्या पढ़ा सकता है, ये क्या पढ़ा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात। गेम थ्योरी का मतलब समझे, खेल सिद्धांत आया, हाँ, नहीं आया, अच्छा, ये नहीं कहीं चली गई थी तो जब थकान से आ गई थी। मैं देखो, अब हमें इसमें क्या करना है कि एक तो थोड़ा एक काम क्या किया करो ना, थोड़ा सा दूर दूर बैठा करो। थोड़ा सा दूर बैठने से क्या होता है कि फ्रेम पूरा समझ में आता है, एकदम ज्यादा नजदीक होने पे फिर फ्रेम और पास का हो जाता है। नहीं अच्छा है, पास भी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है जब कम जगह हो तो, है ना। तो अब हम इसमें उन शब्दों को उपयोग में लेकर के आते हैं जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी, और सिद्धांतों को अभी रोक देते हैं। सिद्धांतों की लिस्ट उसमें दी हुई है, फिर आप इसको देख लें। ठीक, हमारे पास क्या चीज़ें हैं कि जब हम इकोनॉमी को हमने डिज़ाइन किया और हमने यहाँ की सीट पे लाया, आप ध्यान से देखें, आप अपने आप को देखें, आप जब कोई सामान खरीदने गए तो दुकानदार को ऐसे ही पैसा फेंक देते हो कि खूब चाल चलते हो, बार्गेन करते हो, हाँ, करते हो ना। तो ये क्या है, गेम थियरी है ये, यही बताए हैं। अब समझ गए। नहीं भैया नहीं लेंगे, छोड़ के चल दिए, देखो देख रहा है कि नहीं देख रहा। सामने वाले को भगाना नहीं है, लेकिन तब तक चालें चलते रहना है जब तक कि असली कीमत और दुकानदार भी चालाक। जाओ जाओ, ये आएगी। लौट के फिर आना है। तो ये वाली थियरी गेम थियरी है,
ये माइक्रो मैक्रो इंटरनेशनल हर लेवल पे चलती है ना। और बड़ी व्यवस्थाओं में क्या है कि अपने लेवल देगा, लेकिन जब आपको लग जाता है कि अब आप कुछ भी करो 1 रुपया कम नहीं करेगा, तो वहीं संतुलन आ जाता है, वहीं संतुलन आ जाता है। ठीक, ये हो जाता है। अब इसी तरीके से इसको हम बहुत तार्किक मान रहे हैं, रेशनल मान रहे हैं पहले। अब हम उतना रेशनल नहीं मानते हैं, हम देखते हैं कि ये कुछ बायस्ड भी होता है ना। थोड़ा सा जो बायस्ड होता है तो हम उसको थोड़ा सा मानते हैं कि इस पे अन्य सोशल एस्पेक्ट, मतलब इधर वाली सोच का भी इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो जैसे सोशियोलॉजी वगैरह में क्या होता है यहाँ पे और यहाँ पे ये अंतर होता है। जैसे आप देखो, अब आप एप्पल का फ़ोन आपने क्यों ख़रीदा, तो आप कह दो कि सिर्फ उसमें क्वालिटी ज़्यादा थी इसलिए खरीदते हो, कि उसके पीछे जो सेब चिपका है उससे प्रतिष्ठा मिलती है। तो हाँ, एप्पल देख के यही लगता है ना कि अमीर होगा कि नहीं। और कुछ लोग उधार लेके खाली एप्पल खरीद लेते हैं और कुछ लोग एप्पल खा रहे होते हैं है ना। ये मार्केटिंग बना देती है हमको, कमोडिटी फेटिसिज्म बोलते हैं इसको सोशियोलॉजी वगैरह में, चीज़ों को भगवान के स्तर तक पहुंचा देना। तो ये जो एप्पल आप खरीद रहे हो, ये बिहेवियर बायसनेस के कारण ये एडवर्टीजमेंट बन पा रही है, हमारे जो निर्णय हैं। तो कंपनियां भी उस बायसनेस को ध्यान में रख करके अपनी ब्रांडिंग करती हैं चीज़ें। जैसे अगर जैसे बहुत अमीर बच्चों को पढ़ाना हो, जैसे जहाँ ठीक लोग हों। अच्छा, कल एक एक मैं वो करेक्ट करूँगा डेटा, कल वो ना उसका लामा का नहीं था, वो थ्रेड का 100 मिलियन डाउनलोड था, जो ट्विटर का कंपटीटर है वो। हाँ, तो लामा का नहीं था, जो इसने इंस्टा ने किया है ना ट्विटर की जगह। तो इसमें आप पढ़ोगे तो जो मैं कल बता रहा था वो लिबर्टी वाला, वो कॉन्सेप्ट लिंक होगा कि जैसे ट्विटर ने ना, जब एलन मस्क ने लिया तो वो ट्विटर था तब तक ठीक था, जब उसको एक्स कर दिया तो लोगों को लगने लगा कि ना ये मतलब अपनी चला रहा है। और जब भी लोगों को हल्का सा लगता है कि अपनी चला रहा है तो उनको अपनी लिबर्टी, भले उस लिबर्टी पे कोई फर्क ना पड़ा हो, लेकिन ये साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये बिहेवियर है। तो बड़ी संख्या में लोग शिफ्ट हो गए हैं थ्रेड पे। अब ये ट्विटर वाले उस पर केस कर रहे हैं कि तुम सेम नकल कर दिए हो सब, जैसे ट्विटर है वैसे ही सेम थ्रेड है ना। तो उसको लेकर के चल रहा है। तो ये जो अप्रोच है, जैसे आपके ऊपर वो जो लोगों को लगा कि सर्विलांस है, कोई देख रहा है, तो ये जो डाउनलोड आते हैं, जो कस्टमर शिफ्टिंग होती है, जो सब कुछ है, तो ये बड़े लेवल पे हो रहा है ना। बड़ी बड़ी फर्में कर रही हैं, दुनिया में कर रहे हैं। तो हर लेवल पे इस बिहेवियर इकोनॉमिक्स को, इस तरह की चीज़ों को कंसीडर करके तब नीतियाँ बनाई जा रही होती हैं। तो माइक्रो मैक्रो इंटरनेशनल हर लेवल पे वो चीज़ चलती है। समझ में आ रहा है ना। हाँ, आ रहा है ना। ना है तो पूछना है ना। मतलब देखो, अगर मुझको लगता है समझ में आ गया है तो फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ को एक्सप्लेन करूँ जितना आसान हो सकता है, लेकिन अगर लगता है कि आ रहा है तो फिर आगे बढ़ जाऊँगा। और अगर आप बोल दोगे कि नहीं यहाँ पे इस चीज़ को और एक्सप्लेन करिए, तो फिर हम थोड़ा डीपर एनालिसिस में ले लेंगे। ठीक। अब हमारे पास इस तरह के, जैसे हम चीज़ को लिखेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ लिखेंगे तो उस मॉडल पे लिखेंगे। तो समावेशी इंक्लूसिव ग्रोथ की इकोनॉमिक्स में जितने भी पेपर में क्वेश्चंस बन सकते हैं वो उसी पे बनेगा कि आप एम्प्लॉयमेंट, जैसे सेमी स्किल्ड लोग भारत में बहुत हैं। जैसे क्वेश्चन आप देखो आईएएस में, जो मान लो इंक्लूसिव ग्रोथ जो क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पे सेमी स्किल्ड है, ठीक, इनके साथ इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे हो सकती है, पहला क्वेश्चन बन जाएगा आईएएस का। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अधिक वेलफेयर है, मतलब
यू आर इम्पोजिंग मोर फेयर, है ना, वेलफेयर। तो इसके साथ कैसे वेलफेयर हो सकता है, इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल है कि नहीं है। फिर तीसरा बन सकता है कि जो सरकार का महान बजट है वो इंक्लूसिव ग्रोथ को कैसे बढ़ा रहा है। तो इसमें क्या करोगे, छांट छांट की योजना गिनवा दोगे, जो स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये वो, कुछ यूबीआई, डीबीटी, जैम वैम, टारगेट, वही कहानी, मतलब कुल मिला के ऑप्टिमाइजेशन करके वो ले वहीं जाना है। समझ में आ रही है बात मेरी। चौथा सवाल यहाँ क्या बना सकते हैं ये, कि एआई के समय में, रोबोटिक्स के समय में इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे आएगा। ठीक, चैलेंजेस क्या हैं। तो चैलेंजेस क्या होंगे भाई, इतने लोगों को नौकरी बिना दिए, एजुकेशन तुम्हारी वैसी रद्दी है, ख़राब है, सब कुछ है, सेमी स्किल्ड बच्चे हैं, लोग हैं, उनको कहाँ से एब्जॉर्व करोगे ला करके। तो चौथा क्वेश्चन हो जाएगा। तो है ना, या इसके साथ ये भी पूछ सकता है कि क्या नए समय में जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मतलब बजट में जो खर्चा करना है, सरकार बढ़ाती जाएगी, इस तरह का कोई थीम का क्वेश्चन है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़ मतलब स्ट्रांग हो जाएंगी क्या, ये चौथा क्वेश्चन पांचवा बन सकता है। समझ में आ रहा होगा। बाकी तो बहुत रद्दी सवाल बनेंगे कि वो सड़क, मतलब इन्वायरमेंट है, वो इंक्लूसिव ग्रोथ को कैसे, वो आपका ना सड़क बिजली पानी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या रिश्ता है। तो यार तो है ही है यार, सड़क बिजली पानी होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ही होगा, ये क्या पूछें इसमें। हेल्थ एजुकेशन किस तरीके से इंक्लूसिव ग्रोथ को ला सकता है। ठीक, और ये जो आप लोगों को यहाँ से पैसा देते हो, वेलफेयर करते हो ना, यहाँ देते हो, और इसके साथ यहाँ वर्क फेयर में गारंटी देते हो। वर्क फेयर में जो आजकल गारंटी है उसको हम अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं। हम बोलते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे ट्रेंड नहीं किए जा सकते हैं, यू कांट ट्रेन देम एट दिस प्लेस, इन स्कूल, in their home, at the community level, you can't do this, you can't train them। क्योंकि इंसान काम करके ही सीखता है, तो देयर इज अ नीड ऑफ सम मोटिवेशन एंड सम अफर्मेटिव एक्शन। दे शुड हैव सम रिजर्व प्लेस एट वर्क प्लेसेस। तो ये अब वेलफेयर है, इसको क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ पे इनके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता कि ठीक है हेल्थ एजुकेशन आप दे रहे हो लेकिन बहुत चमत्कार नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो बेहतर है वो स्कूल भी उसका बेहतर है, वो ले जाएगा। तो इस वाली थीम को आप अफर्मेटिव एक्शन बोलते हो, रिजर्वेशन बोलते हो। तो आपसे ये पूछेगा कि बात समझ में आ रही है ना, आरक्षण का मुद्दा। तो ये जो आप इस वाली थीम पे चलते हो तो वो आता है कि आरक्षण कब तक, तो कब तक, अरे जब यहाँ सब सही हो जाएगा। अब मिनिमम लेवल खींच दो एक लाइन, और लेवल ऑफ एजुकेशन खींच दो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन खींच दो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खींच दो, उतना सब मेंटेन कर ले तो उसके बाद खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी, है ना। और जब तक नहीं है तब तक चलेगा। तो वो आपसे पूछ लेंगे कि रिजर्वेशन पॉलिसी, इसको सामाजिक न्याय बोलते हैं, इसको सोशल जस्टिस बोलते हैं। समझ में आ रहा है सोशल जस्टिस क्या होता है। बस मैं अभी थिंकर उंकर बता दूंगा, है यही, इतना लोड नहीं लेना। तो ये जो पार्ट है, ये जो है, ये इंक्लूसिव ग्रोथ में ये कब तक सस्टेन कर पाएगा, ऐसा कुछ जोड़ सकता है, इंक्लूसिव ग्रोथ और सोशल जस्टिस को लिंकअप कर सकता है। तो आप बोलोगे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा हो जाएगा, जब रीडिस्ट्रीब्यूशन बेटर हो जाएगा तब जस्टिस, है ना, हट जाएगा। और आपने, जब आप ध्यान से देखते हो, हम वर्क फेयर को फोकस करके चलते हैं, हम अवसर की समानता की बात करते हैं। कभी आपने ध्यान दिया है? अवसर बेटा यहीं आता है, अपॉर्चुनिटी में इक्वलिटी की बात करते हैं हम, है ना। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखे थे तब भी हम
क्लियरर थे यहाँ पे, अब वही और एक्सप्लेन हो रहा है। तो ये सब क्वेश्चंस आपके वहाँ पे बन सकते हैं। बाकी जितना नीचे तक जोड़ते आपके का इन्वेस्टमेंट मॉडल, पीपीपी और इंक्लूसिव ग्रोथ, तो कुछ नहीं है। सड़क बनाओ, बिजली बनाओ, पानी बनाओ, सब बनाओ, लेकिन बनाना उस पे है ना, ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए तो दुनिया का। फिर ये आपसे दूसरे तरह के सवाल जो आपसे बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं कि ये इस जोन पे बनेगा, इसके और इसके बीच में बनेगा, इस पे। अब जैसे यहाँ पे जो इम्बैलेंसेस हैं पॉलिसी, जैसे चाइना ने बना लिया, रीजनल कॉपरेशन बना लिया अपना, है ना। तो जैसे चाइना लाओस को ले गया, ये तो दिख गया ना। क्या नाम है उसका, ऑस्ट्रेलिया भी सेल्फ सफिशिएंसी के नज़दीक है, चाइना भी बड़ी लैंड मार्केट करता है, रीजनल है ना, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनर्स, आरसीईपी हो गया, ठीक। ये अब जब आप इसको देख रहे हो तो ये पूरा जोन, ये लाओस, तो ये जैसे समझो लाओस यहाँ से यहाँ तक है। लाओस ने कहा हमको ठीक से दिखाओ, ये देखो लाओस, यहाँ से। अब इसको इतना कर्जा दे दिया है कि ये गुलामी में चले गए। तो जब गुलामी में चले गए तो अपने सब एयरबेस और ये पूरा रूट और इन सब को शामिल कर लिया उसने। ठीक, ये सब बना के अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, हाँ समझ, इससे जो है, हाँ इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है यार, बगल वाला देश हमारा थोड़ी, हमारा हमने थोड़ी बनाया है, पड़ोसी बना रहा है। जैसे मतलब देखो उस मेंटेलिटी में नहीं, गरीब वाली मानसिकता में नहीं जीना है। इसे तो तुम दुखी अंदर से हो गए। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक आदमी ने जो है भगवान शिव की बहुत तपस्या की, तो भगवान शिव की खूब खूब तपस्या की, तो प्रकट हो गए। और वो पड़ोसी से बहुत जल के गया था हिमालय पर, तो उसको मांगना था कि पड़ोसी को जो मिले उससे दुगना मुझको मिले। वो बोले बताओ बस, वो कहे भगवान जो मुझे मिले उससे दुगना पड़ोसी को मिले। वो कहे तथास्तु, और अंतर्ध्यान हो गए। तो अब उसके बाद फिर वो आदमी गया घर, बीवी कहे कुछ मांगो, कहे नहीं। कहे मांग, कहे नहीं। खाना पानी बंद हो गया, बीवी ने दबाव दे दिया भाई, तो उसने कहा कि लाओ फिर मांग ही लेता हूँ। कहे हमको एक कोठी मिल जाए, पड़ोसी की दो बन गई। कहे एक कार घर के सामने लग जाए, पड़ोसी की दो लग गई। अब उसी के जलन में गया था, जहाँ निकले एकदम पागल हो गया, जो मांगे वो। हमें मैं 4 भैंसें आ जाएं, वो तो 8 चली गई। बड़ी समस्या हो गई सामने। अंत में थक गया, उसने कहा मेरे घर के आगे एक कुआं खुद जाए, उसके 2 खुद गए। कहा मेरी एक आंख फूट जाए, पड़ोसी की दोनों फूट गई। कहा मेरा एक पांव टूट जाए, पड़ोसी का दोनों टूट गया, पड़ोसी गिर के मर गया। तो बेटा ये वाली भाव के साथ ना पढ़ाई नहीं करनी है, इतना दुखी नहीं होना है कि हाय रे चाइना। अरे चाइना ठीक है यार, हमें क्या करना है, जब सब बन ही जाएगा तो हम अपने ट्रक इधर चढ़ा देंगे। कोई चाइना हमारा इतना पुराना दुश्मन थोड़ी ना है यार। ये जो तुमको दुख होता है चाइनीज को देख करके, ये नेशनलिज्म है असल में।
अभी हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है ना। तो वन बेल्ट वन हो गया, आरसीपी हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया। तो यहाँ से जब हमको समझना होता है कि अगर कुछ ये बैलेंसेस टूटते हैं, जैसे अमेरिका सेंट्रिक है तो चाइना सेंट्रिक शिफ्ट है, लेकिन एक्चुअल में हम शिफ्ट होते रहते हैं। जैसे हमारा, हम जो भी एक्सपोर्ट करते हैं उसका 35% हिस्सा जो चाइना से आता है, और मुश्किल से 10 से 15% अमेरिका से। तो हम चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट। इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि चाइना की इमरजेंसी है, हमारा क्या होगा, और तुरंत नाराज हो रहे। नहीं भाई, पहले ही जो होना था हो चुका है। तो ये क्योंकि व्यापारी व्यापार से जुड़ता है ना, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको कपड़ा सस्ता आना चाहिए तो सस्ता बेच लेगा। सस्ती चीज़ों से गरीब मुल्कों के जीवन स्तर तेजी से सुधरते हैं। और वो सब कुछ सस्ता किसने बनाया? चाइना ने बनाया। अब हम फर्दर, अब हमारे पास एक और तरह का सवाल बनेगा कि हम चाइना के ग्रोथ मॉडल को समझेंगे, भारत की ग्रोथ मॉडल को समझेंगे, एक कंपेयर कर लेंगे थोड़ा बहुत, वहाँ से कभी कभी सवाल बनता है। तो ये जो डिस्टरबेंस आते हैं, जो इंटरनेशनल, एक तो टेक्नोलॉजी ले आ रही है, जियो पॉलिटिकल अलग इश्यूज हैं, वो सारे आ जाते हैं, और इस तरीके से जो कुछ डेवलप होता है, तो उससे हम कैसे प्रभावित होंगे, हम उससे कैसे लड़ पाएंगे, हम उससे कैसे लड़ पाएंगे। भारत क्या कर रहा है इस समय? हाँ, अरे कुछ नहीं काउंटर। भारत देखो, एक जगह पहले धोखा खाया था, वो नेहरू के समय में था, वो था नैम में। ये लोग क्या हुए कि कुछ गए अमेरिका की तरफ, कुछ गए यूएसएसआर की तरफ। अब दो अमीर चौधरी बैठे थे, जो जिसकी तरफ गया पैसा पा गया। ये थे युगोस्लोवाकिया, थे इजिप्ट है, नैम बना गया। हम किसी के साथ नहीं है, इनको कुछ ना मिला। ये जो नॉन अलाइन मूवमेंट था, गुड निरपेक्ष था, ये हमारे फटीचर बने का एक बड़ा रीजन है। हम उसको बताते हैं कि भारत का जो आईआर है वो शुरू से ही, अरे शुरू से नहीं गलती हो गई, क्योंकि गेम थियरी है ना बेटा, गेम थियरी। अब भारत क्या कर रहा है? चाइना एग्रेसिव है, और चाइना को जवाब किसको देना है? इनके मॉडल को, इधर वालों को, उधर वालों को, कैपिटलिज्म के मॉडल को, नए मॉडल को, क्योंकि है वो माओ जेडांग से ही पैदा हुआ। तो वो उसके रूट में बहुत कुछ दूसरी चीजें हैं, वो डिस्क्राइब करेंगे उसको डिटेल में। बाकी है वो इंटरनल लिबरलाइज करके बैठा है, लेकिन वो बहुत कुछ अलग तरीके का है। ऐसे में ये यूरोप और उधर अमेरिका, वो इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब उसके लिए भारत इनके साथ, उनके साथ मिलके, मोदी जी की यात्रा देखो ना, वो यूरोप घूमते रहते हैं और उधर घूमते रहते हैं। जो टेक्नोलॉजी दे दे, इस मैटर में मोदी जी तेज आदमी हैं। एकदम अमेरिका में जाके माहौल बनाए पड़े हैं कि जो दे दो। लेकिन अच्छा, वो मजबूरियों का नाम है। जितना चाइना पेनेट्रेट करेगा, उतना इंडिया को सपोर्ट अमेरिका का, यूरोप का मिल जाएगा। तो इसलिए इंडिया उनके हिसाब से अपने रिफॉर्म कर रहा है, उन इंडस्ट्रीज के लिए सब कुछ डेवलप कर रहा है, दुनिया भर की चीज़ें कर रहा है। चाइना के ऐप बैन करता है, चाइना को ये कर देता है। टिकटॉक को बैन उन्होंने किया, हमने भी कर दिया, वो कहते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनके यहाँ के लोगों के, इन्वेस्टर्स को ज़्यादा सेफ और चीज़ें मिले, इसलिए। ठीक। लेकिन जैसे हमारे यहाँ आंदोलन वगैरह हो जाते हैं, फलाना हो जाता है, बवाल हो जाता है, पेपर लीक हो जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, इससे असर पड़ता है इन्वेस्टर्स पे, बाकी चीज़ों पे, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं। लेकिन चूंकि इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर ले जा रही है। तो इंडिया के पास वो ऑप्शन है। हम जब चाइना को और डीपर समझेंगे, तो हमको तब समझ में आएगा कि जो फॉर्चून, मुझे लगता है उधर का ना बताने लगूं ज़्यादा, फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा।
China's home 136 companies of this year global eclipsed the US with was home of 124 for। अमेरिका की 124 कंपनियां दुनिया में सबसे बड़ी हैं और दुनिया की सबसे बड़ी 500 लोगों में 136 लोग कहाँ के हैं? 136 चाइना के हैं। जब इसको जाके देखोगे ना तो इसमें 150 के ऊपर, जब आप देखो अभी दिखाता हूं, देखोगे यहाँ पे लाइन से देखोगे, वॉलमार्ट, एक्सॉन, जनरल, फोर्ड, जनरल इलेक्ट्रिक, शेवरॉन, ये सिटी ग्रुप, अमेरिकन, इंटेल, हावलेट, पैकार्ड, होम, ये 2005 की लिस्ट है। देखते जाओगे इसको, एक तरफ से जेपी मार्गन, क्रोगर, सब अमेरिका 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 अमेरिका। और अभी की लिस्ट उठाओगे, इसमें लिस्ट होगी कि नहीं? ये देखो, ये चार्ट देखो, ग्लोबल 5 कंपनीज कंपैरेटिव, ये जंप देखो तुम, चाइना की कंपनियां दुनिया को चीरते हुए क्रॉस की हैं बेटा। तो आप जो समझ रहे हो दुनिया वो बची नहीं है। और ये किस लिए हुआ? बहुत सारे हमारे पास डेटा हैं जो देखेंगे हम, चलो समझ में आएगा। अब लेकिन इसको पढ़ करके देखो, ज्ञान के साथ उत्तेजित नहीं हो जाना है। जैसे हमको क्या करना है, जैसे हम वो गांव वाले नहीं बनना जब बैठ करके, क्यों, जैसे ना फिल्म चल रही है, खुद बैठे हैं, मार मार, मतलब हीरो आ गया, विलन, मार इसको। नो नो नो, डोंट डू सच टाइप ऑफ बिहेवियर ना, वो नहीं करना है। ये हमको चाइना उससे मतलब नहीं, वेयर वी आर एक्चुअली, इट्स अवर लाइफ, वी वांट टू यार अ वेल्दी लाइफ ना, वी वांट टू लिव ना, हमको खुद की लिबर्टी अपनी। क्या मतलब चाइनीज कहाँ जा रहा है, होगा उसका, हमको खुद कैसे बढ़ेगा ये बताओ। अब ये, अब आप समझ रहे हो चुनाव में क्यों सब गड़बड़ हो रहा है, फ्रांस वांस में हर जगह वो सब पैसा डोमिनेट, यही कोल्ड वॉर में हो रहा था, जब अमेरिका ने ऐसे जंप किया था 70s के बाद आकर के, तब उखड़ गया था, फिर यूएसएसआर संभलना बंद हुआ। जब लोगों को लगता है कि हमारे फायदे नहीं है तो लोग उसको छोड़ देते हैं, इसलिए यूएसएसआर टूट जाता है कोई भी मुल्क। अब इसके बाद अमेरिका का क्या क्या, यूरोपियन यूनियन का क्या होगा, बाकी क्या होगा, है ना, खैर वो आपको डेटा मिल जाएगा। तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि इस तरह की कोई भी चीज़ अगर दुनिया में हो रही है तो हम उसके साथ कैसे कोप अप कर रहे हैं, हमारे क्या एडजस्टमेंट प्रोसेस हैं, हमारी कितनी कंपनियां वहाँ के साथ कॉपरेशन में हैं, वो सब एक डेटा हमें आइडिया थोड़ा बहुत होना चाहिए। ठीक, वो इंटरनेशनल लेवल पे, बाकी लेवल पे वो चैलेंजेस जो आते रहते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें अपने उस एनालिसिस को ये समझने की ज़रूरत होती है कि माइक्रो, मैक्रो और ठीक, कि किस तरीके से चीज़ें अफेक्ट करती हैं। उन जिस तरीके से चीज़ें अफेक्ट करती हैं उन सब पे हमारे सवाल बनते हैं, मेंस के सवाल बनते हैं। जैसे अभी हमने ये मान लिया है कि ये, अब एक ये था कि हमने कहा ये लेजर फेयर होगा पहले,
फिर 1930s में हमने मान लिया कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा, तब हमने क्या बना दिया, बजट, और हमने बनाया आरबीआई। तब हमने बनाया आरबीआई, बनाया हमारे यहाँ। आरबीआई क्या करती है, आरबीआई यहाँ पैसा दे रही है। इसको चाहो तो थोड़ा सा डिटेल अलग तरीके से बना लेते हैं। ये होता है बजट। बजट में सरकार जो होती है वो ये होता है बजट। सरकार क्या करती है, ये ले लो ट्रायंगल, यहाँ जो लोग कमा रहे होते हैं इकोनॉमी में, इनसे लेती है टैक्स, इसको रेवेन्यू साइड लिख लेती है, ठीक। और सरकार अगर अपना शेयर बेचती है, ज़मीन बेचती है, घर बेचती है, उधार लेती है, तो उसको हम कैपिटल साइड लिखते हैं। कैपिटल जब भी शब्द कहीं आएगा पूंजी, तो उसका मतलब सिर्फ इतना होता है, जैसे आप बोलो, एक बार मन में बोलो पैसा, फिर आप एक बार बोलो पूंजी, कैपिटल। तो ये दोनों शब्दों के उपयोग में कौन सा शब्द था जिसमें दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट हुआ, पैसे पे कि पूंजी पे? पूंजी पे ना, कैपिटल पे ना। तो जब भी द सेंस ये वाला पैदा होगा, लाइबिलिटी बोलते हैं इस सेंस को, कि जो दिमाग सिकुड़ा था ना थोड़ा सा, यही पूंजी थी, तो वो लाइबिलिटी का सेंस होता है। तो जब भी लाइबिलिटी या घटेगी या बढ़ेगी, तो वो हमेशा कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अगर ले रहे हो तो कुछ बिक रहा होगा या कर्जा होगा, जिससे दिमाग सिकुड़ेगा जरूर। चाहे जमीन बिक के पैसा है घर में, तब पढ़ने आए तब भी बहुत सतर्क रहेंगे, और चाहे लोन लेकर के पैसा फीस दें तो भी बहुत सतर्क रहेंगे। तब वो आपके लिए पूंजी है, क्योंकि आपको उसको रिटर्न करना है। वो सेंस ऑफ लाइबिलिटी है, आपको वो ज़मीन वापस खरीदनी है, आपको वो पैसा वापस चुकाना है, उससे ज़्यादा पैसा बनाना है। जब आप इस तरीके से सोचोगे ना, समझ रहे हो मेरी बात, तब हम उसको देनदारी बोलते हैं, लाइबिलिटी बोलते हैं। तो वो हमेशा, जैसे सरकार, अगर यहाँ परिवार रख लोगे तब समझ गए पूंजीगत प्राप्तियां परिवार की क्या हैं, और वो जो पिताजी जैसे कमाए, तनख्वाह आई है, जो अपना पैसा हो गया, है ना, ठीक। बाग वाग बिकी थी, पैसा आ गया है। कुछ ऐसी चीज जिससे रेगुलर इनकम, किराए का पैसा आ गया है, वो सब कुछ रेवेन्यू साइड में जाएगा, घर में जो आपके आ रहा है। ऐसी सरकार जब टैक्स वैक्स ले ले, वसूल ले, तो उसको कोई टेंशन नहीं, वो सब रेवेन्यू में चला जाता है। और जैसे कुछ भी है, डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, अपनी कंपनी बेच दी, कुछ भी कर दी, ठीक, रेलवे वेलवे बेच रही है, पैसा आता है, तो सब कैपिटल साइड आता है। फिर यहाँ से अगर वो खर्च कर रही है, और पैसा ऐसा खर्च कर रही है जिससे ये नहीं हो रहा है, वर्क फेयर, जिससे वर्क फेयर नहीं हो रहा है, वो सब कुछ चला जाएगा रेवेन्यू साइड। वेलफेयर वगैरह जो भी खर्चा है, वो सब कुछ कहाँ चला जाएगा, रेवेन्यू साइड। और वो सारा खर्च जिससे वर्क फेयर होगा, वो है कैपिटल। क्यों क्यों खर्चा कैपिटल होता है? क्योंकि उससे जनरेट होगा ना फ्यूचर में। मतलब आप ऐसी पढ़ाई पढ़ो जिससे 4 रुपया कमा लो, तो आपने पूंजी को सही जगह खर्च कर दिया है, ठीक। ये सेंस होता है। तो ये टर्म लिखेंगे, आंसर लिखेंगे तो पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय, ऐसे शब्दों का उपयोग करें। और ये जो चीज़ बनाई हमने, इसको कह दिया बजट। और ये जो पॉलिसी के थ्रू बनाया, ये इंस्ट्रूमेंट क्या था, बजट। इसको बनाने के पीछे जो पॉलिसी थी वो तो फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी का मकसद क्या होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, स्टेबिलिटी भी होगी, एम्प्लॉयमेंट भी होगा, वो सब कुछ हो जाएगा। आप वही बना ही रहे थे, तो उसके उद्देश्य हो जाते हैं। अब इसके साथ ये एक सिस्टम आके बाद में आया कि ठीक है, ये तो आप कर लोगे, लेकिन यहाँ पे ना पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसलिए होती है कि पैसे को रेगुलेट कौन कर रहा है। अगर इस व्यवस्था में
इस व्यवस्था में यहाँ पे आप हम कल्पना करते हैं कि हर जगह पैसा है, मनी 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 मनी। तो इसमें ये है कि किसी भी देश में जो ये पैसा होता है वो एक बॉडी से अगर रेगुलेट होगा तो आप उस पूरे सिस्टम को रेगुलेट कर पाओगे। अगर मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक होगा तो आप उस व्यवस्था को पूरी तरीके से रेगुलेट कर पाओगे, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन में, पुनर्वितरण में सबसे आसान पैसा लेके पैसा बांट देना होता है, गेहूं बांटना बहुत मुश्किल काम है। तो मतलब ये अलग, जैसे बार्टर सिस्टम के बाद पैसा आया वो ठीक था, लेकिन एक ही पैसा क्यों आया? अरे जैसे सब अपनी अपनी गिन्नी बना लेते हैं कि नहीं, तो सरकार ही क्यों छाप रही है? तो हम एक मुल्क, वो इंटरडिपेंडेंसी होती है जहां हम उतने लोग एक साथ होते हैं जहां एटॉर्की पॉसिबल है, बेस्ट पॉसिबल, जहां हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो उतने लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहें, तो वो डिपेंडेंट रहें और आपस में मारपीट ना हो, इसके लिए एक करेंसी चाहिए, एक सोशल जस्टिस चाहिए। जैसे भारत में 100-150 करोड़ लोग हैं, वो साथ रहें, काम करें, मर्डर ना करें, नक्सल ना हो जाएं, मेहनत कर सकें, अलग अलग चीज़ पैदा करें। तो ये जो व्यवस्था आपने अर्थव्यवस्था कल्पना की, ये बड़ा क्षेत्र था, तो इसके लिए आपको एक करेंसी चाहिए। तो भारत को असली में फेडरल कौन बनाता है? पैसा है ना, पैसा बनाता है। वो जो गांधी जी हैं उस पर छपे रहते हैं ना, इसीलिए जब उसको रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसमें वो अलग अलग जगह की फोटो डालते हैं हम, खूब सारे, जैसे वो देश को जोड़ें, सामाजिक रूप से जोड़ने का काम करता है, आर्थिक सामाजिक एकीकरण के लिए। तो इसलिए हमने अपनी करेंसी बनाई और इस करेंसी को हमने रेगुलेट करने की कोशिश की। वाई वी आर ट्राइंग टू रेगुलेट दिस करेंसी? ड्यू टू दिस नीड, इक्विलिब्रियम, है ना, स्टेबिलिटी एंड स्टरलाइजेशन। मतलब आपको संतुलन चाहिए व्यवस्था में, तभी वो खूबसूरत हो सकेगा। ठीक, इस मकसद से आपने पैसा बना दिया। अब वो पैसे को रेगुलेट कैसे करोगे आप? इस पैसे को रेगुलेट कैसे करोगे? तो आपने यहाँ पे एक आरबीआई बना दी, है ना। यू डिजाइन द बैंक विच इज नोन एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्हाट दे आर डूइंग। और अब आपने पॉलिसी चेंज कर दी। प्रायर दे हैव डेवलपमेंटल वर्क, सम डेवलपमेंटल वर्क आल्सो, बट प्रेजेंटली द डेवलपमेंटल वर्क्स आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गवर्नमेंट ओनली। सरकार, अब विकास के मुद्दे सिर्फ सरकार देखेगी। पहले हमने आरबीआई को भी कहा था कि तुम भी देखो, अब आरबीआई नहीं देखती। आरबीआई को बोल दिया गया है कि नाउ तुमको सिर्फ क्या करना है कि इस व्यवस्था में लोगों के पास ऐसा ना हो कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, क्योंकि मुद्रास्फीति के नुकसान होते हैं, तो तुमको इन्फ्लेशन टारगेट करना है बस। ठीक, तो फिस्कल पॉलिसी, है ना, फ्रेमवर्क बना दिया इन्होंने, और इसके थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दी एक, और कहा कि अब तुम्हारा काम सिर्फ एक है कि मुद्रास्फीति को एक कंट्रोल के दायरे में रखो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अपने कामों को तेजी से फैला सके, गवर्नमेंट अपने कामों को तेजी से फैला सके। इट मीन्स नाउ गवर्नमेंट कैन प्रिंट मोर मनी, है ना, बट विद द कंसल्टेशन ऑफ द आरबीआई they can infuse more money, they are going to infuse more money, but with the consultation of the RBI, and RBI will manage the equilibrium. They will try to sterilize the economy when they find the some inflationary pressure in the economy. जब उन्हें ऐसा लगता है आरबीआई को कि अर्थव्यवस्था में कुछ महंगाई के दबाव हैं। और अब हम इसको देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो चीज़ है, ये समझ में आ रहा है कि ये आरबीआई ये वाला और ये सरकार का है। ठीक, ये राजस्व हो गया।
आरबीआई इसको कैसे करती है, तो कोई बहुत ज्ञान नहीं है, बस पूरी मॉनेटरी पॉलिसी में सिर्फ एक कहानी होती है कि इनके पास एक मैकेनिज्म है, दे हैव सम मैकेनिज्म टू इन्फ्यूज मनी एंड ड्रॉबैक। दूसरा है, मतलब जब इनके पास एक मैकेनिज्म है, पैसा डाल सकते हैं और पैसा खींच सकते हैं, है ना, और कुछ नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी में पूरे में। कभी वो बैंक के थ्रू तो बैंक को रेगुलेट कर लेंगे, कभी ओपन मार्केट को कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो दे हैव क्रिएटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, बट व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट, हाँ, उसमें लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करें, इन्फ्यूजिंग द लिक्विडिटी इन द मार्केट, एंड जरूरत पड़ी तो स्ट्रॉ लगा के चूस लिए। बस इनके स्ट्रॉ 5 हैं, कभी किसी का नाम ओपन मार्केट हो गए, तो कभी कभी किसी का नाम पर कुछ फलाना हो जाता है, किसी का बैंक रेट हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। ऐसे बैंक रेट और रिपो एक जैसा काम करते हैं। अब बैंक रेट यूज़ होता नहीं, वो डॉर्मेट में पड़ा रहता है, वो मैं बता दूंगा कल आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सब क्लियर हो जाएगा। फिर हम इन सबको लिंक कर देंगे, है ना, इन सबको अभी और अच्छे से लिंक करेंगे हम। चाइना तो हमने एक इंक्लूसिव ग्रोथ देखा, चाइना वाला इशू देखा, और इस बैलेंसिंग जोन को देखा। डेप्ट क्राइसिस दुनिया में है, अभी ऋण संकट बड़ा है। अब जैसे अभी हम ये सब देखेंगे कि ऐसे इंक्लूसिव ग्रोथ हमने देखा था, यहाँ पे मुद्दे आए थे, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ मुद्दे भी नहीं जोड़े हैं, जैसे हमको जोड़ना पड़ेगा। और वो मुद्दे कौन से हो जाएंगे, जैसे अभी आप यहाँ पे जोड़ोगे, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे जो जनरेट है, गिग गिग इकोनॉमी का हो रहा है। गिग बेसिकली ऑर्केस्ट्रा का वर्ड है, जो किराए पे आते थे, ढोल बजाते थे, हाँ वही, उनको गिग बोला करते थे। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट, तो नौकरियां अब कॉन्ट्रैक्ट पे हो गई हैं। तो जैसे उबर है, ओला है, ये उबर ओला, ये सब क्या है, गिग इकोनॉमी है। तो इस तरह के नेचर मतलब जॉब बढ़ रही हैं, तो ये रिस्की है, ठीक है, अरे यार बढ़िया है, तो इसमें कोई नाराज नहीं होना है। ओला आने से बहुत लोग नौकरी मिली है, उबर आने से बहुत नौकरियां मिली हैं, बहुत सुविधा प्रदाता है। आदमी के पास स्विच करने का ऑप्शन हो, एक साथ 3-3 कंपनियों को चलाता है, ओला, उबर, इन ड्राइव, फलाना ढिकाना, है ना, नई नई आती जा रही हैं। रैपिडो आ गई है, अब रैपिडो को भी चला रहे हैं, 3-3 4-4 स्विच करते हैं, इसका नहीं चलाऊंगा, उसका चलाऊंगा, इसका चलाऊंगा। तो इसमें जो गाड़ी चला रहा है उसका भी फायदा हो रहा है ना। और इसी तरीके से प्लेटफॉर्म वर्कर्स हो, दुनिया भर के कॉन्सेप्ट्स इसमें आएंगे। तो उनके लिए क्या चैलेंजेस होता है, एक तो इनका यहाँ से जुड़ जाएगा, यहाँ से एक सवाल बनता है, और एक सवाल बनता है इनका आकर के ये सरकार के जोन से कि क्या आपके पास कोई पॉलिसी है, डू यू हैव एनी पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर द गिग वर्कर्स और नॉट। सो वी डोंट हैव एक्चुअली, हमारे नहीं, अमेरिका में भी नहीं है अभी, अभी कहीं किसी के पास बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया है, क्योंकि ये फ्लक्चुएट कर रहे हैं मैटर्स अभी। तो फिर पता लगता है कि नहीं है हमारे पास पॉलिसी फ्रेमवर्क। समझ में आ रहा है, समावेशी समृद्धि से जोड़ देंगे, लेकिन उससे रोजगार तो बढ़ ही रहे हैं ना। हाँ, ई रिक्शा से नौकरी बढ़ी कि नहीं जब हम कोचिंग हमने शुरू की तो हमने क्या किया कि सस्ता ऐड किया, ऑटो के पीछे हमने लगाया कि चालक सम्मानित व्यक्ति है और कृपया सम्मान से बात करें, और ईजी का लोगो लगा, और अच्छा चिपक गया तो हटा नहीं। अच्छा, अब तो ओला और मेट्रो सब चलने लगे, पहले तो जब खैर मेट्रो तब भी थी, तो शुरू शुरू में लोग शायद ही ऐसा कोई जो ऑटो वालों से जिसके झगड़े ना हुए, गाली गलौज ना हुए हों, चलोगे नहीं चलो तो इतना लोग गुस्से रहते थे, तो जब आपने लिखा कि चालक सम्मानित व्यक्ति है तो सब हमको गाली देने लगे तो समझ गए बेटा, तो इससे नाम बड़ा हो गया हमारा काम भर को। तो नहीं नहीं, आप कोचिंग इंडस्ट्री में चले जाओ, तो सबसे कम कैपिटल पे, बिना कहीं फंडिंग, बिना कहीं चीज़ों के, पिछले 5-7 सालों में आफ्टर कोविड इस पूरी मार्केट में सिर्फ एक कोचिंग है जो सही में आई है। बाकी तो जो आए हैं ना, वो कहीं और का पैसा ला ला के चीख रहे हैं, अपने पापा का नहीं है अपना होता तो समझ में आता। ये क्यों हो सका, ड्यू टू इकोनॉमिक्स। तो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है लाइफ में, ये एक स्कीम है बेटा, एक सिस्टम है, इसका मजा लीजिए। जब आप इसको समझ जाओगे और खूबसूरती से और अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप कर लोगे, तो आप इस व्यवस्था का मजा लेने लगोगे, और जो कुंठित है वो कुंठित रहेगा,
वो कभी जिम्मेदारी नहीं लेगा कि मेरी कमजोरियों का कारण मैं खुद हूं, वो दूसरे को ही ठहराता रहेगा। पहले माँ बाप रहे होंगे, फिर हम लोग हो जाएंगे, इसके बाद जहां काम करेगा, और अंत में सरकार। तो एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज स्ट्रेस, हर स्ट्रेस। लेकिन ऐसा है नहीं, तो एंटी फ्रेजाइल बनना है ना। हाँ, जिंदगी को जिंदगी की तरह ले लो, 5,000 साल जियोगे नहीं, इतना बड़ा एग्जाम है, इसको क्रैक कर लेना है बस। इसको पढ़ के लग रहा है इसमें कुछ है? कसम से कुछ नहीं है भाई साहब, आप बेमतलब परेशान हो, आप हाइप्ड रहोगे हमेशा। पता नहीं क्या मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ते रहते हो, 20 मिनट का मैटर है, उससे तो कुछ है ही नहीं, है ना। अभी कल बाकी बता देंगे, सारी कहानी और क्लियर हो जाएगी बजट बजट में, ठीक। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।